बीजेपी के प्रवक्ता राहुल जी जुड़ गए, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का सुर सरकार से मिलता जुलता क्यों दिखाई पड़ रहा है। आनंद मोहन के मसले पर बीजेपी यहां तक कह रही है कि सरकार को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जब से ये महागठबंधन की सरकार सत्ते में आई है तब से लगातार बिहार के अंदर जो घटनाएं घट रही है और जो जो समीकरण में बदलाव आया है उसका एक जीता जाता उदाहरण आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि अगर बिहार की सियासत की अगर बात की जाए, अगर तार्किक रूप से की जाए तो जो आनंद मोहन जी के ऊपर जो आरोप लगा था और उसमें जो उस समय की जो तत्काल सरकार थी जिन्होंने उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया था, आज वही लोग हाथ मिलाकर उनको बाहर निकालने का भी काम कर रहे हैं। दूसरी मैं एक बात बताऊं आपको कि जहां आपके पड़ोसी राज्य में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, वहां अपराधियों के ऊपर जबरदस्त अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है, वहीं यहां M1 समीकरण को ध्यान में रखते हुए जो 27 लोगों को जो रिहाई देने की बात की गई है उसमें 16 लोग M1 समीकरण के आते हैं। तो इसकी एक सबसे बड़ी दुर्भाग्यवश बात यह है कि जो बिहार सरकार जब से सत्ता में आई है और आने के बाद से लगातार जो लटकाना भटकाना और अटकाना जो अपना ये काम कर कर वोट बैंक की राजनीति कर रही है, ये आज देखने को मिल रहा है। नीतीश जी की अगर हम बात करें तो नीतीश जी को खास करके नीतीश जी अपने सोच के आगे किसी की नहीं चलने देते हैं। हम तो 15 साल उनके साथ सत्ता में रहे भी हैं, उनके साथ गठबंधन में रहे भी हैं। अपनी मर्जी से लोगों को फंसा भी लेते हैं, अपनी मर्जी से लोगों को निकाल भी लेते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, जो आनंद मोहन के ऊपर जो आरोप लगे थे और आरोप लगने के बाद जब उनको सलाखों के पीछे भेजा गया और 14-15 साल का जो उनका जो कारावास था खत्म होने के बाद आज वही लोग पाप का प्रायश्चित करके उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो 27 लोग निकाले जा रहे हैं, ये आने वाले समय में बिहार के अंदर जो अपराध की दुनिया में जो जंगल राज की जो हम परिभाषा देते थे, जो जंगल राज को चरम पे आने के बाद जो 2005 में जब एनडीए की सरकार आई थी, 2024 में अपने आप को नतमस्तक आरजेडी के सामने नीतीश कुमार जी कर चुके हैं और अपने जितने भी तार्किक उनकी जो प्रशासनिक स्तर के लोग थे उन सबके सामने वो झुक गए हैं और झुकने के बाद आज वो इस प्रकार के फैसले लेकर जो गलती कर रखे थे उस पे वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। फजल साहब, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा और मैं सबसे पहले आपके पार्टी का स्टैंड समझना चाहूंगा कि आपकी पार्टी इस मसले पर क्या राय रखती है। और दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसा मसला है जिसमें तमाम सियासी पार्टियां, खासतौर पर वो पार्टियां जो कि कहती है कि दलित के बारे में ज़्यादा वो सोच रखती हैं, उनके हित के लिए वो काम कर रही हैं, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। पहले आप अपना स्टैंड बताइए और तमाम सियासी पार्टियों के बारे में भी बताइए। ये देखिए, ये जो मसला है ये अब देखिए ये पंकज भाई ऐसा है कि अपराध को अगर धर्म और जाति के चश्मे से देखा जाएगा तो ये सारी चीजें सामने आएंगी। इस मसले पे पार्टी का मेरा स्टैंड यही है कि अगर धर्म और जाति के आधार पर अपराधियों का और अपराध का वर्गीकरण होगा तो मुझे लगता है कि जो लोग आनंद मोहन की रिहाई पर तालियां पीट रहे हैं वो भी सही है, और अतीक अहमद की रिहाई पे जो लोग खुश हो रहे हैं या जो लोग मस्जिदों के बाहर नारे लगा रहे हैं अमर रहे अतीक अहमद के, वो भी सही है। लेकिन अपराध की दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों गलत है अपनी अपनी जगह। आप मेरे भाजपा के मित्र ने अभी कहा कि बगल के उत्तर प्रदेश की मिसाल दी कि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी देश में उत्तर प्रदेश में ही सुबोध कुमार सिंह जो इंस्पेक्टर थे, उनके हत्यारों को जब जमानत मिलती है तो किस तरह से उसका महिमा मंडन किया जाता है। तो लगभग कमोबेश स्थिति यही है। गुजरात में जाइए, गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों और हत्यारों को भी विशेष कानून के तहत या विशेष कानून किसके तहत उन्हें रिहा कर दिया जाता है। एक मामला तो ये। दूसरी चीज ये है कि जो आनंद मोहन का मसला है और जो MY का मसला, मैंने इसीलिए कहा कि चाहे MY हो या आनंद मोहन, अगर जातीय आधार पर और धार्मिक आधार पर अपराध का कुछ को लोग महिमा मंडित
करेंगे, अपराधियों के साथ खड़े होंगे, तो ये सारे मसले आएंगे और फिर कानून में संशोधन लगातार होते रहेंगे। हर जाति हर धर्म के लोग अपने अपने तरीके से अपराध को भी परिभाषित करेंगे और अपराधियों को भी महिमा मंडित करते रहेंगे। ये बंद होना चाहिए। और आनंद मोहन का जो मसला, ठीक है आपने एमवाई का कहा कि जो 27-28 लोग छोड़े गए हैं उसमें एमवाई समीकरण का ज्यादा है, मुझे लगता है कि वो उसको आप अलग करके देखिए। मुख्य रूप से ये आनंद मोहन को छोड़े जाने का मसला है, केंद्र में वो है। बाकी लोग तो चूंकि सरकार ये दिखाना भी चाहती थी, सरकार ये दिखाना चाहती थी कि हम किसी एक अकेले आदमी के लिए संशोधन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कि दरअसल है कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए संशोधन हो रहा है। बिल्कुल, आपने फजल साहब आपने कहा एक व्यक्ति के लिए संशोधन किया गया है, और आपका बयान इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि अकेली आपकी ऐसी सियासी पार्टी फिलहाल बिहार में दिखाई पड़ रही है जो कि आनंद मोहन के रिहाई के मसले पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि अपराध को एक चश्मे से देखा जाना चाहिए। अब हम अपने जेडीयू के गेस्ट के तरफ रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आप अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं, और बीजेपी के जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि आपको आनंद मोहन से माफी मांगनी चाहिए। क्या यह माना जाए कि आपको लगता है कि मिथिलांचल और कोसी में आनंद मोहन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपने उनके लिए रेड कारपेट बिछाया है? देखिए, भाजपा का जो रवैया रहा है शुरू से, वो तोड़ने पे विश्वास करते हैं लोग, और ये आनंद मोहन जी का जो मामला है इसमें कहीं से किसी तरह का किसी भी भावना के तहत नहीं किया गया है, कानून के तहत इस काम को अंजाम दिया गया है। और सिर्फ आनंद मोहन ही नहीं है, उनके साथ और भी कई लोग हैं जिनको रिहा किया जा रहा है। नहीं, आनंद मोहन नहीं है, लेकिन उनके साथ 27 में से 13 या 16 जो आंकड़े हमारे पास हैं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने 16 बताया है, हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 13 हैं। अगर 13 या 16 लोग हैं तो क्या यह भी माना जाए कि आप एमवाई समीकरण को भी साध रहे हैं, जो आपका कोर वोट बैंक, खासतौर पे आरजेडी का कोर वोट बैंक है? देखिए, जिसकी जैसी भावना रहती है वो लोग वैसा आरोप लगाते हैं, लेकिन हमारा मानना है, सरकार का मानना है कि जो लोग भी जिनका व्यवहार सही था उन लोगों के साथ कानून सम्मत कार्य किया गया है। आशुतोष जी, मैं आपके पास आऊंगा और अब अपने तमाम मेहमानों के पास भी लौटूंगा। कई ऐसे सवाल हैं बिहार को लेकर के, बिहार के सियासत को लेकर के, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये भावना में परिवर्तन क्या चुनाव के वजह से हो रहा है या कोई और वजह है? आप अनम्यूट कर लें, आप अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। हाँ, हेलो हेलो। जी हाँ, आप बोलिए। देखिए, ये जो पूरा का पूरा ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसे हम निश्चित तौर पर चुनाव से जोड़कर ही देख सकते हैं। अगर सियासत में किसी एक नेता को, हम अगर उसे नेता कहें, उसे बाहर निकालने पर किसी भी सियासी दल को अगर फायदा सीधे तौर पर पहुंचता है तो निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक दल उन्हें बाहर निकालने में दिलचस्पी दिखाएगी। आप अक्सर ये देखते हैं कि जिस तरीके से आज मौजूदा राजनीति में अपराधीकरण का जो गठजोड़ हुआ है, चाहे वो बिहार, यूपी और तमाम अन्य प्रदेशों की अगर हम बात कर लें, राजस्थान की बात करें, या कहीं भी आप देखेंगे ऐसे उदाहरण, तो राजनेता जो होते हैं, जो सियासत में बैठे लोग होते हैं, जो सत्ता पक्ष होती है या मौजूदा दौर में विपक्ष में भी लोग होते हैं, तो सियासी लोग ऐसे लोगों को का भरपूर उपयोग करते हैं। तो आनंद मोहन जब से कारावास में बंद रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। फ्रेंड्स ऑफ आनंद करके भी एक संगठन बना, वो भी सड़कों पर लंबे समय से आंदोलनरत थे, और जिस प्रकार से हमने जो 90 के दशक में हिंसा देखी, उसके साथ जो मुख्य रूप से अखबारों में और मीडिया में पप्पू यादव के साथ जो उनकी वार निकलकर सामने आती थी, दरअसल हमें मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि और भी बिहार में कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं। अगर आप देखेंगे बिहार का पृष्ठभूमि तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी कि किस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप होकर बड़े बड़े राजनेताओं को बचाया गया। और
वहां केंद्र की, दिल्ली की सरकार ने भी उसमें भरपूर मदद की, क्योंकि जब केंद्र में और बिहार में भी ऐसे शासन चल रहे थे, आपने देखा होगा 90 के दशक में भी कई ऐसे मामले हुए थे। तो उसके बाद तो धीरे धीरे जो ये हम लोगों ने अपराधीकरण और राजनीति का जो एक गहरा गठजोड़ देखा है, मौजूदा दौर में भी आप देखेंगे कई विधायक हैं या कई सांसद हैं वो भी जीत कर आते हैं। फर्क केवल यहाँ ये हुआ कि आनंद मोहन सलाखों के पीछे चले गए, और जो अगड़ी पिछड़ी की जो लड़ाई थी और गोलबंदी थी, तो आनंद मोहन जैसा कि बताते हैं कि उनको साजिश के तहत उस वक्त के लोगों ने अंदर डाला, क्योंकि वो तेजी से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर स्थापित हो रहे थे और ये लोगों के आंखों में खटक रहा था। और आज हम अगर बड़े भाई और छोटे भाई की जो बात कर ले, सियासत की बात कर ले, तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि सियासत में कोई भी परमानेंट न दोस्त होता है न दुश्मन होता है, तो मौजूदा दौर में जिस तरीके से बीजेपी ने भी पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समुदाय के बीच पैठ बनाई है, तो नीतीश कुमार जी की जो सोशल इंजीनियरिंग है उसमें आनंद मोहन आज फिट बैठ रहे हैं, तो आनंद मोहन जी की रिहाई की गई है। आशुतोष जी मैं समझ गया, लेकिन मैं अभी विष्णु शंकर जी मैं आपके पास आता हूं, पर इस पर एक रिएक्शन फजल इमाम साहब का लेना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकेली सियासी पार्टी जिसके विचार इस मुद्दे पर खुले हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी सियासी पार्टियां कमोबेश एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखाई पड़ रही है। फजल इमाम साहब, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि क्या नीतीश कुमार इसलिए ये स्टैंड लेने के लिए मजबूर हुए हैं क्योंकि साल 2020 में 2 राजपूत एमएलए ही उनकी पार्टी से चुने गए हैं? क्या ये एक बड़ी वजह है? और दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो ईबीसी तबका है उसका जनाधार उनके हाथों से खिसक रहा है, इसलिए वो अपने संख्या बल को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अभी एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जहां पे वो भाषण दे रहे हैं और उसमें पब्लिक पूछती है आनंद मोहन को रिहा करिए, तो कहते हैं अरे आपको मालूम है, आप उनकी पत्नी से पूछिए हम क्या कुछ कर रहे हैं। नीतीश कुमार इसके लिए जाने नहीं जाते हैं, वो जो करते हैं वो इतने सार्वजनिक तरीके से बोलते नहीं है, करने के बाद ही अक्सर बोलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि राजपूत वोट बैंक उनसे खिसक गया है, जो बीजेपी के पास सॉलिडली जा चुका है, उसमें सेंधमारी के लिए आनंद मोहन बेहद इंपॉर्टेंट हो गए? हाँ देखिए भैया, ऐसा है कि सरकार की नीयत और नियति और मंशा सब पे सवाल है आनंद मोहन की रिहाई को लेकर। भले मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि मैं इस बात को भी नहीं मानता कि दलित की हत्या की, दलित अधिकारी की, चाहे दलित अधिकारी की हत्या हो या सवर्ण अधिकारी की हत्या हो, हत्या हत्या होती है। हत्या को जस्टिफिकेशन इस तरह से नहीं दिया जा सकता कि जैसे कुछ लोगों का बयान आया कि दलित की हत्या करे, दलित के हत्यारे को छोड़ा किया गया। अगर सवर्ण हत्यारा भी, सवर्ण के भी अधिकारी की भी हत्या होती तो वो भी हत्यारा होता है। लेकिन आपका जो मूल सवाल है, बहुत मुझे लगता है कि नीतीश जी पे पिछले 1-2 साल से राजपूत नेताओं का दबाव था, और पिछले कई सालों से। और जिस वीडियो का आप जिक्र किया वो मिलर हाई स्कूल में पिछले साल का है या पिछले 1-2 साल का है, जब महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही थी या वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाया जा रहा था। उस वक्त बाकायदा मिलर स्कूल में नारे लगाए गए और तब उन्होंने कहा कि लवली आनंद से इस सवाल को पूछिए। तो मुख्य चीज ये है कि 2024 का जो चुनाव है उसके मद्देनजर ही ये सारा खेल खेला गया है। और 27 लोग तो चूंकि वैसे जैसा मैंने पहले कहा कि वो सूची में आ गए, चूंकि सरकार ये दिखना नहीं चाहती कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए उन्होंने ये कानून में संशोधन किया है, बदलाव किया है। लेकिन केंद्र में चूंकि आनंद मोहन है, आनंद मोहन राजपूत है, राजपूत वोटों को ध्यान में रखते हुए तो आपने ठीक कहा कि इस पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में देखें, 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की जमीन सिर्फ पूरी तरह खिसकी है, और वो जो ईबीसी जिसके बात आपने की वो वोट उनको नहीं मिला है, और जिसकी वजह से उनकी संख्या 43 पे पहुंच गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, एक दबाव उनके अंदर, पार्टी के अंदर से राजपूत नेताओं का रहा कि वो आनंद मोहन को रिहा करें। तो ये एक चीज ये है कि ये सारा खेल वोट के लिए, राजनीति के लिए हुआ है। और 2024 का चुनाव नजदीक है, 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए आशुतोष भाई ने एक चीज कही थी जिसका मुझे लगता है कि वो
अप्रासंगिक होते जा रहे थे आशुतोष भाई। वो जिस वक्त जेल गए, एक जमाना था जब आनंद मोहन की वाइफ की पत्नी लवली आनंद को एक लालू यादव के खिलाफ या लालू यादव की पार्टी के खिलाफ तमाम दलों ने एक अपना साझा उम्मीदवार बनाया था। उस वक्त तक लवली आनंद का और आनंद मोहन का बहुत जो ग्राफ था ऊपर चढ़ा था, लेकिन उसके बाद आनंद मोहन ने एक का, मुझे याद है कि मैं उस वक्त कलकत्ता जनसत्ता में था, मैं तब पार्टी में नहीं था, मैं किसी और उस वक्त जब कलकत्ता वो आए थे और लवली आनंद का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, उसमें लवली आनंद को उन्होंने बोलने नहीं दिया था। वो पहली बार चुन के एमपी आए थे वैशाली से, साझा उम्मीदवार थी, एक बड़ी उपलब्धि थी उस वक्त की कि तमाम राजपूत और भूमियार और दूसरे तमाम दलों ने गोलबंद हुए थे लालू यादव की आरजेडी के खिलाफ और वैशाली में उनको जीत मिली थी। लेकिन वहां जिस तरह से बिहेव आनंद मोहन जी ने किया था और अंग्रेजी के अखबार में उन्हें गूंगी गुड़िया का खिताब दिया था, उसके बाद से उनका ग्राफ लगातार नीचे गिरा। वो कभी मुख्यमंत्री के दावेदार उसके बाद नहीं बने। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये फजल भाई, मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूं। एक समय था लवली आनंद एमपी भी बनी थी, लेकिन पिछले चुनाव में वो सहरसा हार भी गई हैं, ये भी सच है। शिवहर में उनके बेटे जरूर जीते हैं, लेकिन खुद लवली आनंद चुनाव हारी हैं।